लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज के मतदान से पहले ही बीजेपी ने 10वीं लिस्ट जारी कर दी। यह 10वीं लिस्ट आज जारी की गई। इसके मुताबिक अब तक 420 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं, जबकि बीजेपी को 450 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। ऐसे में आज 9 नामों की सूची जारी की गई, जिसमें से 7 यूपी, 1 पश्चिम बंगाल और 1 चंडीगढ़ के नाम दिए गए। जिन 7 लोगों के नाम उत्तर प्रदेश से घोषित किए गए, उसमें से 3 नए चेहरे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जो इलाहाबाद की सांसद थी, उनका टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने इन 3 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को रिटेन किया गया है। आसनसोल से बीजेपी ने एसएस अहलवालियों को टिकट दिया है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो लगातार 2 बार के सांसद रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने अब तक 430 से लगभग उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब सिर्फ 20 नामों की सूची जारी की जानी है, जो चुनाव के साथ ही घोषित की जाएगी। रमनू के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। संजय टंडन को मिला चंडीगढ़ से लोकसभा का टिकट। चंडीगढ़ बीजेपी के लिए आज लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान हुआ, जिसमें संजय टंडन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि संजय टंडन छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल बलराम दास जी टंडन के बेटे हैं, जो पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने चंडीगढ़ का नेतृत्व भी किया है। आला कमान ने बाहरी कैंडिडेट और बीमार रह रही किरण खेर की टिकट काटते हुए संजय टंडन को टिकट दिया। आपको बता दें कि किरण खेर अनुपम खेर की पत्नी है और दोनों बॉलीवुड से आते हैं और नरेंद्र मोदी के ये काफी करीबी भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में चंडीगढ़ से इस बार टिकट काटकर संजय टंडन को दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़, जहां की सबसे अंतिम चरण 7वें चरण में मतदान होना है, ऐसे में नए प्रत्याशी के रूप में संजय टंडन को क्या सफलता मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चंडीगढ़ सीट पार्टी जीतती है, उसी पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है। चंडीगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 70 सीटों पे अपने कैंडिडेटों का नाम का ऐलान कर चुकी है। जिन आज 7 सीटों का नाम का ऐलान हुआ, उसमें 3 सिटिंग सांसदों का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें सब चीज़ें नीचे जिले से ऊपर, अब क्षेत्र के ऊपर प्रदेश और प्रदेश के ऊपर केंद्र। हमारी एक संसदीय समिति है, वहाँ निर्णय होते हैं और जहाँ सर्वसम्मत से निर्णय होता है वहाँ उसको टिकट दी जाती। जिन चेहरों को पहले टिकट दी थी उनके बारे में पार्टी ने उस समय विचार किया था। अब जिन चेहरों को अब की टिकट मिली है, पार्टी ने अब की उनके बारे में विचार किया। और जिन लोगों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी उनसे अन्य काम लेती है, पार्टी उनको अपने संगठनात्मक कार्यों में लगाती है, पार्टी उनको चुनाव के अन्य दायित्वों पर लगाती है। हम सब कार्यकर्ता हैं, टिकट मिल जाती है चुनाव लड़ते हैं, टिकट नहीं मिलती पार्टी का काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने नारा दिया है कि 80 में 80 सीटें हम जीतेंगे, उसी नारे को धरातल पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग सांसदों का टिकट लगातार काट रही है। अब तक 1 दर्जन से अधिक सांसदों का टिकट काटा गया है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्वांचल के 3 लोकसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। ये लोकसभा सीटें हैं बलिया, गाजीपुर और मछली शहर सुरक्षित। मछली शहर सुरक्षित से भाजपा ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद बीपी सरोज को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गाजीपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं पारसनाथ नारायण। और अगर बलिया की बात की जाए तो वहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सुपुत्र नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। मछली शहर सुरक्षित क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र वाराणसी जिले में लगता है। इस लिहाज से मछली शहर सुरक्षित सीट काफी प्रतिष्ठापरक सीट मानी जाती है। यहाँ से वर्तमान में भाजपा के वीपी सरोज सांसद हैं और भाजपा ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है। और जबकि गाजीपुर की बात की जाए तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में वहाँ से मनोज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इस बार उनका टिकट काटकर भाजपा ने पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है। आज जब भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पूर्वांचल की इन तीनों
प्रतिष्ठा परक सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी कितनी दमदारी से चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल। आज समाजवादी पार्टी ने जनता के लिए खोला वादों का पिटारा। समाजवादी पार्टी ने किए कई वादे, बताया कि जनता का मांग पत्र पर अधिकार हमारा 2024 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में कई सारे वादे किए गए हैं। खास बात यह, आटा के साथ डेटा देने की बात की गई, वहीं ओपीएस को बहाल और अग्निवीर को समाप्त करने की बात की गई है। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि आने वाले समय पर जब बच्चियां मुफ्त शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगी, केजी से लेकर पीजी तक बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, वहीं मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है और 2024 का जो नतीजे होंगे उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन दल भी ज्यादा सीटें जीतेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। हरियाणा की दो क्षेत्रीय पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल और जन नायक जनता पार्टी के दोबारा एक होने को लेकर अजय चौटाला के दिए बयान की अगर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला खुद पहल करें तो फिर से परिवार एक हो सकता है। इसको लेकर अभय चौटाला ने बयान दिया था कि वह किस मुंह से इनेलो में शामिल होने की बात करते हैं, जबकि उन्होंने इनेलो के कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी कर जेजेपी पार्टी बनाई थी। इसको लेकर आज दिग्विजय चौटाला ने उन पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की थी और जिस तरह से अभय चौटाला ने साजिश कर इनेलो पर कब्जा करने का प्रयास किया और पहले अजय चौटाला और बाद में दुष्यंत चौटाला को पार्टी से निकालने का काम किया, इसको लेकर लोगों की राय और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके उन्होंने जननायक जनता पार्टी बनाई और विधानसभा चुनाव में जहां जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती, वहीं इनेलो के खाते में सिर्फ 1 सीटें आई। इससे पता चलता है कि किसका जनाधार था। ऐसे में अब आने वाले वक्त में ओम प्रकाश चौटाला का क्या बयान सामने आता है और क्या दो अलग हुए चौटाला भाई दोबारा वापस मिलेंगे और हरियाणा की राजनीति में आने वाले वक्त में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। रायपुर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने मिलकर आज एक मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया। पूरे शहर में ये बाइक रैली घूमी है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह हो या नगर निगम के अधिकारी कमिश्नर अविनाश मिश्रा हो, यहाँ छत्तीसगढ़ की जो सीईओ है इलेक्शन आयोग की रीना बाबा साहब कंगाले, सारे बड़े अधिकारियों ने इस रैली का नेतृत्व किया। और ये रैली मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ताकि छत्तीसगढ़ में 100% मतदान हो, खास तौर से शहरी क्षेत्रों के मतदाता अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें, इसको मद्देनजर रखते हुए इस रैली का आयोजन किया गया था ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग घर से निकलकर वोट करें। क्योंकि जब लोग वोट करने निकलेंगे तभी हमारा देश का लोकतंत्र जो है वो शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा और एक मजबूत सरकार देश को मिल पाएगी। इसलिए जिला प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। कल पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मछली खा रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का क्योंकि कल से 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हो गया और बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति ना करें, वोट बैंक की राजनीति ना करें, अगर सनातन की संतान बनते हैं। बता दें कि कल से नवरात्रि शुरू हो गया है और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल ही के दिन एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी मछली खा रहे हैं। खाते हुए मछली का विश्लेषण भी कर रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी ये बता रहे हैं मिर्ची दिखाते हुए कि ये कुछ लोगों को देखकर मिर्ची लगेगी, लेकिन मिर्ची लगे तो हमसे मिर्ची मांग ले, मिर्ची ना लगाएं। लेकिन बीजेपी के हमलावर होते ही बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अगर सनातन के संतान बनते हैं तो सनातन वाला संस्कार भी होना चाहिए। इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया, उसमें लिखा कि हम तो बीजेपी वालों का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे। ये वीडियो 8 अप्रैल का है, लेकिन हम बीजेपी वालों का आईक्यू ये टेस्ट कर रहे थे कि उन्होंने देखा नहीं कि ये वीडियो 8 अप्रैल का है। अब देखने वाली बात है कि ये
मछली खाना चुनावी मुद्दा बनता है या फिर ये मुद्दा यहीं पे अटक जाता है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। यह कोई पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप मोदी सरकार और भाजपा पर लगाए हों। अब जबकि उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा आरोप है कि उनको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रताड़ना सेल बन गई है, इस तरह के कुछ आरोप आज संजय सिंह ने लगाए। उनका ये कहना है सामान्य कैदियों जैसी भी सुविधाएं मुख्यमंत्री को नहीं दी जा रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि केजरीवाल को जो जेल भेजा गया उसकी सहानुभूति आम जनता के बीच में पहुंचे और सहानुभूति के वोट लोकसभा में वो पा सके। कैमरा पर्सन मंजूर कैंथोला के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार तेज कर दी है, तो वहीं अब जुबानी जंग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के द्वारा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बड़ा कटाक्ष करते हुए नजर आए। एक नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कमलनाथ पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार के समय में कमलनाथ आईफा अवार्ड करते हुए नजर आ रहे थे और मुंबई से अभिनेत्रियां बुलाकर नारियों का अपमान कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के लिए नारियां केवल भोग विलास तक सीमित हैं। ऐसे में उनको नारियों का सम्मान करना नहीं आता, जबकि हम नारियों को पूजते हैं और 9 दिन लगातार माँ देवी की पूजा करते हैं। भाजपा के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रतलाम के कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने भी कांग्रेस छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। आज सुबह ही उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी की न्याय यात्रा रतलाम जिले में पहुंची थी और वहां 2-2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद कैलाश पटेल अपने नेता से मिल पाए थे, जिसे लेकर वे काफ़ी आहत थे। उनका कहना था कि जब जिला अध्यक्ष ही अपने नेता से नहीं मिल सकता तो आम कार्यकर्ता किस तरह से महसूस कर रहा होगा। और इतने दिनों से काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने आखिरकार भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं का क्या नुकसान कांग्रेस को होता है और क्या फ़ायदा बीजेपी को होता है, ये आने वाले चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, रतलाम। लोकसभा चुनाव के सियासी पिच पर ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए हर एक सियासी दल बेहद ही सक्रियता से काम करते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक विंग है वह बेहद ही सक्रियता से कार्य करते नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उससे जुड़े लोग हमेशा यह आरोप लगाते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, कि अल्पसंख्यक बाहुल्य बूथों पर मुस्लिम महिलाएं जो है वह बुर्का पहनकर कई बार मतदान करती हैं। फर्जी मतदान के लोग आरोप लगाते हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने नई तरकीब निकाली है। बासित अली का कहना है कि हम 11 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे जिसमें प्रयास करेंगे कि 33% महिलाएं हों जो बुर्के में रहेंगी और महिलाओं का ID कार्ड चेक करेंगी और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ देते नजर आती है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। उत्तर मुंबई लोकसभा के कांदिवली में आज बीजेपी नेता पीयूष गोयल के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही साथ बीजेपी के वो तमाम नेता शामिल हुए थे और भारी संख्या में यहां पे लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही बड़ी ही धूमधाम के साथ में पीयूष गोयल के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस कार्यालय का उद्घाटन इसलिए किया गया है कि यहाँ के जो उत्तर भारतीय लोग हैं उन्हें साधने में बीजेपी को आसानी हो सके।
इसके साथ ही साथ तो पीयूष गोयल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने 10 सालों में जनता के लिए जो काम किया है वो शायद विपक्ष पार्टी ने नहीं किया है। साफ शब्दों में पीयूष गोयल ने कहा है कि एक भी वोट जो है उत्तर भारतीय का वो विपक्ष को नहीं जाएगा, पूरा का पूरा वोट बीजेपी के खाते में आएगा। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से मुंबई के लोगों को लुभाने का काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी के वो दिग्गज नेता कर रहे हैं, उसका आगे क्या कुछ परिणाम जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब दिखाई देगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर कमर कस ली है। कुल 27 उड़न दस्तों का निर्माण रांची जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। उन उड़न दस्तों में मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल रहेंगे। इस उड़न दस्ते का काम अलग अलग जगहों पर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना रहेगा या निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जो जो चीज़ें हो सकती है, चाहे वो वाहनों की चेकिंग की बात हो, चाहे वो जगह जगह पर पैसों के आदान प्रदान या पैसों के इधर से उधर होने की बात हो। अब देखना है कि जिला प्रशासन की इस कवायद का कितना असर आचार संहिता पर पूरी तरह से दिखाई देता है और कितना निष्पक्ष चुनाव जो है वो संपन्न हो पाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।